नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। बाजार में दिखी साल की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी ने भी तोड़ा 8100 का स्तर। एफआईआईज ने कैश मार्केट में अकेले 1700 करोड़ की बिकवाली की। पिछले 3 हफ्तों में एफआईआईज की करीब 11000 करोड़ की बिकवाली। और कमजोर नौकरी आंकड़ों की वजह से अमेरिकी बाजार में गिरावट। डाउ जोन्स 86 अंक लुढ़का। एसएनपी और नैस्डैक में 4.5% की गिरावट। एशिया से भी कमजोर शुरुआत। निक्केई में 100 अंकों की गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी 24 अंक से ज्यादा नीचे। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने उठाया कदम। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 1200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की। और आज आएंगे हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे। कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ने का अनुमान, लेकिन मार्जिन्स में दिख सकता है हल्का दबाव। जीएसटी संशोधन बिल 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा से हुआ पास। अब राज्यसभा की चुनौती बाकी। बिल को पारित कराने के लिए चाहिए कम से कम 123 वोट। 12 से 13 मई तक बढ़ सकता है संसद का सत्र। सूत्रों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण बिल को संसद की जॉइंट कमेटी में भेजना का फैसला भी संभव। और नवीन जिंदल की नई मुश्किल। कोयला घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने समन जारी कर 22 मई को पेश होने को सुनाया फरमान। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए वोटिंग आज। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में कांटे की टक्कर, लेकिन विश्लेषकों की नजर में किसी भी दल को साफ बहुमत के संकेत नहीं। कल बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। बाजार में बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा है कि सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी ने भी 8100 का साथ छोड़ा। लेकिन आज बाजार के लिए ग्लोबल संकेतों से क्या स्थिति बनकर उभर रही है, उस पर एक चेक लेंगे वरुण दुबे के साथ। मार्केट में क्या गिरावट और गहराएगी, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अनिल सिंह भी बताएंगे। और साथ ही बाजार आज नंबर्स में फोकस करेगा हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों पर। क्या अनुमान है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, सोनम मेहता से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट का हाल क्या है। कंस्ट्रिंग कल भारतीय बाजारों की काफी पिटाई हुई है। 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। और निफ्टी भी, जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, 8100 के नीचे फिसला। अमेरिकी मार्केट्स में भी वो सेल ऑफ का सिलसिला बरकरार है। ट्रिगर्स क्या है और एशियन पिक्चर कितनी खराब दिख रही है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है स्थिति। अच्छी शुरुआत है या एकदम हालत फिर से खराब ओपनिंग की उसके लिए। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सही कहा आपने कि हालत अब भी खराब है। फिर से एक बार बिकवाली देखने मिली है यूएस के मार्केट्स में। दरअसल जो बॉन्ड यील्ड्स में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है, उसके कारण बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ है, जिसका एक रब ऑफ इफेक्ट आपको इक्विटी मार्केट में भी देखने मिलेगा। इसके अलावा दरअसल कल जेनेट येलन की तरफ से कुछ बयान आए इक्विटी मार्केट्स को लेकर, जिसने दरअसल इक्विटी मार्केट्स को पूरी तरह से हिला के रख दिया। दरअसल जेनेट येलन का यह कहना था कि इक्विटी मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है वो अपने हाईज पे है, यानी कि इक्विटी मार्केट्स के जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगे है। और इनके इस बयान के बाद दरअसल इक्विटी मार्केट्स में एक तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला। इसके अलावा जो डेटा पॉइंट भी कल निकल के आए वो भी कहीं ना कहीं कमजोरी थे। कल जो लेबर मार्केट का जॉब रिपोर्ट आने वाली है, इसके पहले एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो निकल के आई है, उसके मुताबिक जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उन्होंने उम्मीद से कम नौकरियां जोड़ी है, तो ये भी एक सेटबैक था मार्केट के लिए। वहीं जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है उसमें उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखने मिली। ज्यादातर करेंसीज के मुकाबले डॉलर में कमजोरी देखी गई। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण दरअसल कल यूएस मार्केट में गिरावट देखने मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने निचले स्तरों से दरअसल यूएस के मार्केट में कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश जरूर की। डाउ में अपने निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट की रिकवरी जरूर हुई, लेकिन फिर भी अंत तक आते आते भी वो हरे निशान में आने में कामयाब नहीं हुए। और डाउ, नैस्डैक और एसएनपी तीनों ही लाल निशान में जाके बंद हुए। जहां तक यूरोपीय मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट के लिए कल एक अच्छा दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि यूरो जो है डॉलर के मुकाबले उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने मिली, तो इसका फायदा वहां मिला। इसके अलावा यूरोजोन का जो पीएमआई आंकड़ा था वो उम्मीद से बेहतर था। ग्रीस का भी यह कहना था कि आईएमएफ को उन्होंने करीब 225 मिलियन का भुगतान किया है और उनके जो कैश फॉर रिफॉर्म्स है उसकी बातचीत अब भी चल रही है। तो यूरोपियन मार्केट के लिए कल एक अच्छा दिन था।
कैश दैट फुटसी, तीनों में ही अच्छी हरे निशान में आपको ट्रेडिंग देखने मिली। लेकिन यूएस में जो सेल ऑफ आया है उसका इंपैक्ट आपको एशियन मार्केट में देखने मिलेगा और एसजीएक्स निफ्टी भी आपको करीब 0.25% यानी 1/4% के आसपास वहां गिरावट भी आपको देखने मिलेगी। तो आज भी कहीं ना कहीं लाल निशान में ही सब जगह ट्रेडिंग देखने मिल रही है। जी हाँ, और 8083 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ हल्की गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, कल का सेल ऑफ फिर से काफी गहरी मार पहुंचा रहा है मार्केट को और जो डेटा आया है वो भी काफी ज्यादा निराशाजनक है। 1700 करोड़ तक की बिकवाली एफआईआईज ने की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कोशिश की मार्केट को संभालने की, लेकिन वो हुआ नहीं कल। बिल्कुल हर्षा, और लगातार दिग्गज इन्वेस्टर्स की बिकवाली बरकरार है और साथ ही कैश मार्केट के साथ साथ यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने दमदार बिकवाली की है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी के आंकड़े सामने जरूर राहत देने वाले, लेकिन साफ तौर पर जो मोमेंटम है बाजार में काफी कमजोरी का बना हुआ है। कल के शार्प सेल ऑफ के बाद जब तक कि बड़ा पॉजिटिव न्यूज फ्लो बाजारों को ना दिखे, चाहे ग्लोबल लेवल पर या फिर हमारे लोकल लेवल पर, तब तक बाजारों के लिए एक अच्छा रिकवरी देना काफी मुश्किल है। हमने देखा भी कि रिकवरी के बाद किस तरह से हर बाउंस को बेचा जा रहा है। तो साफ तौर पर आज भी रुझान उसी तरह का रहने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो वायदा कारोबार में पुट में बना हुआ है वो 8100 से नीचे की तरफ शिफ्ट होकर 8000 के आसपास पहुंच गया है। तो एक बार की आप ये मान सकते हैं कि बाजार के लिए शायद 8000 के आसपास के लेवल एक छोटा सपोर्ट का काम करता हुआ दिखे। लेकिन कल भी आपने देखा किस तरह से वन साइडेड सेल ऑफ हुआ। दिन के लो पॉइंट पर बाजार बंद हुए, 8100 के लेवल को भी तोड़कर नीचे जाकर बंद हुए। यानी कि कोई भी लेवल इस वक्त सेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह की पेस जिस गति से फॉल हुआ है, जिस गति से बाजार गिरे हैं, अब वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा बाजार कंसोलिडेट करने के मूड में हो सकते। तो शुरुआत कमजोरी के साथ होगी। कल के सेंटीमेंट को देखते हुए और आज ग्लोबल मार्केट्स की शुरुआत को देखते हुए हो सकता है आपको 7950 60,000 की रेंज में बाजार सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक या फिर शॉर्ट कवरिंग का सहारा दिखाता हुआ नजर आए और उसमें बाजार 8100 8150 तक फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी भी कॉशियस व्यू है बाजार पर और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खरीदारी या बिकवाली करने से परहेज करना चाहिए। न्यूज फ्लो पर नजर रखें, वहीं से ट्रिगर बाजार के लिए आगे आते हुए दिखेंगे, चाहे वो तेजी की तरफ के हों या फिर कमजोरी और बढ़ने की आशंका। जी हाँ, यहाँ पर न्यूज फ्लो ही शायद डिटरमिन करेगा और साथ ही एफआईआई फ्लो जो लगातार नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। इस बीच क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से? समित चौहान हमारे साथ लाइन पर है। समित, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल की भारी मार के बाद क्या हिम्मत करेंगे लॉन्ग की पोजीशन सोचने की निफ्टी में या फिर शॉर्ट में ही रहे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, अगर डायरेक्शनली हम बात करें तो ये चार्ट स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। आने वाले कुछ दिनों में हम 8000 के नीचे भी स्लिप हो सकते हैं। बट अगर हम आज इनिशियल ट्रेड्स की अगर बात करें तो आज अगर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मेरे ख्याल से इनिशियल ट्रेड्स में थोड़ी रिकवरी देखी जा सकती है। तो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है और वो बाउंस को कैच करना चाहता है तो वो यस बाय करके जा सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 8040। टारगेट ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, 8130 8150 तक बाउंस होगा, जहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडर्स वहाँ पे शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। तो इनिशियल ट्रेड के लिए बाई की सलाह होगी और डायरेक्शनल ट्रेडर्स वो बाउंस के लिए वेट कर सकते हैं और फिर शॉर्ट जा सकते हैं हायर साइड पे। ओके, तो शुरुआती कारोबार शायद एक बाउंस के लिए प्ले करे और ये मार्केट जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो एक पुल बैक में आप बिकवाली करें समित। लेकिन कौन से स्टॉक्स में आपको मौका दिख रहा है पैसे कमाने का? आज क्या सलाह होगी, कौन से स्टॉक्स रडार पर है? देखिए, ओवरऑल डायरेक्शनली जैसे ट्रेंड काफी वीक है, बट ऐसे मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है कि एसएसएलटी थोड़े आउट परफॉर्मेंस दिखाए, तो उसमें बाय की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 213 और टारगेट 232 का होगा। और दूसरा कॉल विद मार्केट ट्रेंड होगा सेल कैनरा बैंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 381 और टारगेट 357 का होगा। शुक्रिया समित ये चेक देने के लिए। तो कैनरा बैंक में बिकवाली की सलाह और साथ ही साथ निफ्टी में आज तेजी का प्ले रहेगा, लेकिन सेसा स्टरलाइट में कुछ एक पुल के लिए तेजी के लिए पोजीशन लीजिए। 232 के टारगेट के लिए आज वो मूव दिखाई दे सकता है। लेकिन आज बाजार फिर से नंबर्स पर फोकस करने वाला है, कंसिडरिंग कल पूरा लाइमलाइट जो था वो जीएसटी बिल और साथ ही बाजार में जो बिकवाली का दबाव था उसी पर था। लेकिन आज फिर से शायद फोकस नतीजों पर और ऑटो सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अपने नंबर्स लेकर आने वाली है। क्या एक्सपेक्ट करें इन नंबर से? सोनम बताइए।
हीरो मोटोकॉर्प से फिर से एक और कमजोर तिमाही का अनुमान है, क्योंकि पिछले तिमाही में तो ऑलरेडी कंपनी के अन्य खर्चों ने एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्सपेंसेस की वजह से दबाव बना था। इस बार कमजोर वॉल्यूम्स के कारण दबाव बनने वाला है। चौथे तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम्स में 1% की गिरावट दर्ज हुई है साल दर साल, जहां पर मैनेजमेंट का खुद का कहना था कि वित्त वर्ष 2016 के दूसरे तिमाही से ही वॉल्यूम्स में थोड़ी सी रिकवरी आएगी, क्योंकि रूरल मार्केट से जो डिमांड है वो बेहद ही कमजोर है। तो वॉल्यूम्स बेहद ही कमजोर रहे हैं, साथ ही साल दर साल मार्जिन में एक बड़ा कट आने की उम्मीद है, जहां पर 13.34% के मार्जिन डिलीवर हो सकते हैं पिछले साल के 14.8% के मुकाबले। 140 बेसिस पॉइंट्स की मार्जिन में गिरावट का यहां पर अनुमान है। पर हाँ, तिमाही यहां पर मार्जिन में सुधार आएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट खर्च इस बार थोड़े से कम रहने वाले हैं। येन डेप्रिसिएशन का भी कंपनी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जहां पे कंपनी का एक्सपोजर लगभग 6% का है इनडायरेक्ट एक्सपोजर, तो येन डेप्रिसिएशन 13% हुई है साल दर साल, तो इसका थोड़ा सा फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। मुनाफे में 18 से 19% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जहां पे कंपनी को अब होंडा को कोई रॉयल्टी पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो इसका फायदा मुनाफे के आंकड़े को मिल जाता है। तो ओवरऑल तो कमजोर नतीजों की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट नोट करना होगा, कंपनी का मार्केट शेयर काफी वक्त से गिर रहा है। अगर वो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को या फिर पीयर्स को कम्पीट करना चाहता है, कैचअप करना चाहता है इस कमजोर मार्केट में, तो कंपनी को अपने वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर पर काम करना बहुत ही जरूरी होगा। तो ये तमाम चीजें रहेंगी रेडार पर आज हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स जब आएंगे। शुक्रिया सोनम इस चेक के लिए। लेकिन अब देख लेते हैं कि कौन सी दूसरी बड़ी खबर है जिस पर आज मार्केट की नजरें होंगी, कहां पर एक्शन रह सकता है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, बताइए कौन से वो स्टॉक्स है जिनमें खबरों का असर दिखेगा? जी, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की। आज आईडीबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक आपके रडार पर होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि आईडीबीआई बैंक ने भी अपने बेस रेट में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि 11 मई से लागू होगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बेस रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जो कि 7 मई से लागू होगी। तो ये दोनों काउंटर्स आपके रडार पर होने चाहिए। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ 10 जून को एबी कैम के साथ मर्जर के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। हम आपको बता दें कि अगर ये मर्जर होता है तो कंपनी का जो कॉस्टिक सोडा का सेगमेंट है उसमें काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। 14% से 23% का मार्केट शेयर कंपनी का हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की। यहाँ पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का डेटा निकल कर आया है, जिसमें कि Q4 में टोटल कलेक्शन में करीब 43% की बढ़त देखने को मिली है। और इसके अलावा कंपनी ने ये भी रिपोर्ट किया है कि अब तक इस तिमाही कंपनी ने 795 रेजिडेंशियल यूनिट्स बेच दिए हैं। 795 यूनिट्स बेचे हैं इस तिमाही। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की। शेमारू एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर काफी शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफे में 80% से ज्यादा की बढ़त, वहीं टोटल इनकम में 60% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। वहीं केसी इंटरनेशनल के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। ऑर्डर इनटेक करीब 38,000 का यहाँ पर देखने को मिला, 38,000 करोड़ का देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में भी 80% से ज्यादा की बढ़त और मार्जिन के फ्रंट पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। त्रिवेणी टर्बाइन के नतीजों की बात करें तो इस कंपनी ने भी काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। मुनाफे में करीब 50% की बढ़त और इनकम टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट पर काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं। अब नजर डालते हैं कुछ फंड एक्शन पे। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस या मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के करीब 7 लाख शेयर्स 458 रुपीज प्रति शेयर पर बेचे। वहीं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पबरा इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के करीब 25 लाख शेयर्स 47 रुपीज प्रति शेयर पर खरीदे। तो ये तमाम शेयर जिन पर आज नजर रहेंगी, खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चेक के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जीएसटी संशोधन बिल पर लोकसभा की मोहर तो लग गई है, लेकिन राज्यसभा में क्या पास होगा ये बिल, इसी पर नजर रखेंगे ब्रेक के बाद। देश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने इसकी लिमिट 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाकर अब 3000 करोड़ रुपए कर दी है। मतलब अब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडीआई पर ही एफआईपीबी की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही कैबिनेट ने रीट्स के लिए ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए फेमा नियमों में बदलाव भी किया गया है। वहीं 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने के टारगेट पर सरकार एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। लोकसभा में जीएसटी संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये बता रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय।
बिल्कुल, मैं यही बैठ के अभी कैलकुलेट कर रहा था, तो मुझे ये लगा कि सरकार के पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि वो कांग्रेस को मना ले कि जिस तरीके से आपने लोकसभा में वॉकआउट किया है उसी तरीके से आप राज्यसभा में वॉकआउट कर जाएं। अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो सरकार के लिए इस बिल को पारित करना आसान होगा। अब सवाल उठता है कांग्रेस आखिर क्यों मानेगी? तो यहाँ पे पर्दे के पीछे से दोनों दलों के बीच में, सरकार के बीच और कांग्रेस के बीच में ये शायद समझौता हो सकता है कि जीएसटी पर आप हमें समर्थन कीजिए और वॉकआउट कर जाइए, पास करने दीजिए। जमीन अधिग्रहण बिल पर हम आपके साथ देंगे और हम इस सत्र में इस बिल को पारित नहीं कराएंगे और ज्वाइंट कमेटी को भेज देंगे। अगर कांग्रेस वॉकआउट करती है तो फायदा इस लिहाज से है कि 244 सदस्य हैं राज्यसभा में। नियम ये कहता है कि जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनमें से 2/3 बहुमत से इस बिल को पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत यहाँ पर 116 की संख्या आती है, लेकिन नियम ये भी कहता है कि जो कुल संख्या मत पक्ष में पड़े वो सदन की कुल क्षमता के आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर है तो 123 की संख्या उनको जरूरत है। कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है 68 सदस्य लेकर के तो 176 संख्या आएगा। अगर एआईएडीएमके के विरोध में पक्ष वोट देती है तो 11 घटा दीजिए, 10 नॉमिनेटेड और 11 यहाँ पर से लेफ्ट को हटा दीजिए, तो कुल मिलाकर 156 सदस्य बनते हैं जो कि पक्ष में वोट दे सकते हैं, जो कि 123 से काफी ज्यादा है। तो सरकार को सिर्फ ये करना पड़ेगा जो गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां हैं उनको अपने काबू में रखना पड़ेगा और उनसे कोशिश करनी पड़ेगी एक एक वोट हमारे पक्ष में पड़े, तब जाकर के ये बिल राज्यसभा से पारित हो पाएगा। सरकार को मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता बंद नहीं है, ये साफ तौर से कहा जा सकता है। वहीं जमीन अधिग्रहण बिल पर सरकार झुक सकती है। सरकार जमीन अधिग्रहण बिल को संसद की ज्वाइंट कमेटी के पास भेज सकती है, लेकिन इसके बावजूद ऑर्डिनेंस दोबारा लागू किया जा सकेगा। खबर यह भी है कि सरकार लोकसभा का सत्र कुछ दिन और बढ़ा सकती है। लैंड बिल ही नहीं, विपक्ष के कड़े विरोध के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भी भेज दिया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र से पहले हफ्ते में सौंपेगी। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक्शन रहेगा आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट में। एक बार फिर कच्चे तेल में हमने देखा है पाउंड और सोना करीब 3 से 4 डॉलर की गिरावट पर कर रहा है कारोबार। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह और कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं और आपकी क्या ट्रेड होनी चाहिए आज के ट्रेड सेशन के लिए, इस पर एक चेक ले लेते हैं। कच्चे तेल में हमने देखा लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। कल के सत्र में भी $61 पर नाइमेक्स पर ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए थे। एशियन ट्रेड में आज हमने देखा है हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली, आधे % से कम से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अगर आप सोने के भाव देखें तो यहाँ पर करीब $3 का करेक्टिव मूव आता हुआ दिखाई दिया है। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 63.54 पर कल जाकर टिका। क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, उस पर एक चेक लेते हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप, अब चिंता यही है कि कच्चे तेल में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिल रही है वो शायद ट्रेडर्स को डरा रहा है इक्विटी मार्केट के लिहाज से, लेकिन क्या कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग करने का एक मौका है? तेजी की पोजीशन में पैसा बनेगा? मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक करेक्शन आना चाहिए कमोडिटी मार्केट्स में भी, और जिस तरीके से जेनेट येलेन के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि एक छोटी मोटी मद्दी यहाँ आ सकती है। हालांकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के जो डेटा आए हैं क्रूड ऑयल के इन्वेंट्रीज को लेकर वो थोड़ा सा मतलब फेवर में आए हैं क्रूड ऑयल के, बट ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ पे सेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाए 4000 का जो साइकोलॉजिकल फिगर है इंडियन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, और टारगेट 3770 का लगाए। ओके, और साथ ही सोना सोना संभाव रेंज बाउंड है, मुझे कोई बहुत विशेष कोई मूवमेंट्स अप एंड डाउन साइड में नहीं लगती है। बट स्टिल एक खास बात जो है सोने में ये है कि डॉलर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती नहीं दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स भी अपने 94 के लेवल्स पे चल रहा है, करेक्शन आया है और यूरो के सामने थोड़ा सा वीक हुआ, तो उसकी वजह से गोल्ड में डेफिनेटली थोड़ा सा अट्रैक्शन आया है। अब देखना फ्राइडे को एम्प्लॉयमेंट डेटा कैसे आते हैं, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेटा डिपेंडेंट हो गया मार्केट, सो वॉलेटिलिटी भी रहेगी, इट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे। बट स्टिल गोल्ड में मुझे बहुत ज्यादा कोई विशेष मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अपर साइड में मैं यही कहूंगा कि 27,250 और डाउन साइड में 27,780 ये एक रेंज है जहां पे ये खेल प्ले करते रहेगा।
संदीप, रुपए की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल में जो पुल बैक आया है उसका इम्पैक्ट रुपये पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखें तो लगातार यील्ड्स बढ़ रही है, तो रुपये के ट्रेड के लिहाज से आज की क्या रणनीति होगी? कल याद रखिए करीब 10 पैसे की कमजोरी देखने को मिली थी। या बिल्कुल, रुपये इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वीक होगा और डॉलर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाएगा, भले वो यूरो के सामने वीक हुआ हो। बट जिस तरीके के सारे इंटरनेशनल क्यूज आ रहे हैं उसको देखते हुए और क्रूड ऑयल में जो स्ट्रेंथनिंग आई है उसकी वजह से डेफिनेटली इंडियन रुपी वीक रहेगा। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरबीआई का इंटरवेंशन आएगा जहां पे भी ये हायर लेवल्स पे जाएंगे एंड 64 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो जल्दी से आरबीआई भी वॉच करेगी और उसको क्रॉस करने नहीं देगी। जैसे कि लास्ट वीक में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आरबीआई ने इंटरवीन किया और थोड़ा सा कनेक्शन आया था। बट अब चूंकि जिस तरीके से वीकनेसेस और बाकी इंटरनेशनल क्यूज हैं उसको देखते हुए लगता है कि 63.25 का एक स्टॉप लॉस लगाया जाए और डॉलर को खरीदा जाए और टारगेट जो है 63.95 का लगाए। शुक्रिया आप संदीप इस जानकारी के लिए। इस बीच याद रखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में आज ब्रिटेन पर सभी की नजरें होने वाली है, क्योंकि वहां पर आम चुनावों के लिए वोटिंग होगी। चुनावों में मुख्य टक्कर तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच है, लेकिन विश्लेषकों की नजर में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत के संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से सुनहरे भविष्य का वादा जरूर किया, जबकि लेबर पार्टी के नेता एड मिलीबैंड ने कहा कि अगर उनकी पार्टी के चुनाव में जीत होती है तो पूरा फोकस जनता के भलाई के कामों पर ही होगा। चुनाव में 14 भारतीय मूल के उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 14 लेबर पार्टी और 1 कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ सुबह लक्ष्मी में इतना ही। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी गिरावट के संकेत अब भी कायम हैं और ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या स्टॉक्स में खरीदारी का आज मौका है या फिर और बिकवाली से ही पैसा बनेगा? इसी पर स्ट्रैटेजी हम लेकर आएंगे स्टॉक 2020 में। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग हर्षदा। और जिस तरीके से कल एक जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला उसके बाद भी स्ट्रेटजी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने स्ट्रेटजी बनाई है और एक मिक्स टीम आज हम लेके चलेंगे। हमें लगता है कि जो बहुत तेज गिरावट हुई वो आज थोड़ी सी थमती हुई दिखेगी, क्योंकि कई सारे स्तर यहाँ पे टूटते हुए दिखे हैं। तो एक मिक्स बैग की टीम आज भी रखें, क्योंकि अगर हल्का सा बाउंस आता है तो जहाँ पे अच्छी खबरें अच्छे रिजल्ट है वो स्टॉक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो एक मिक्स बैग टीम की स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से होंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते फिर बताएंगे आपको।